हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओनली आईएएस यूपीएससी वाला में। और आज हम इस चैनल पे दोस्तों बात करने वाले हैं समग्र बैच में चैप्टर नंबर 10। इससे पहले 9 क्लासेस आपकी जा चुकी है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है। आज हम 10th चैप्टर 10वां चैप्टर वायुमंडल में जल के बारे में एक यूपीएससी के संदर्भ से या फिर परीक्षाओं के संदर्भ से बेसिकली इसको पढ़ने वाले। मैं वापस आपसे दोहराना चाहता हूं कि जो भी जानकारी हम इस क्लास में लेने की कोशिश कर रहे हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से ली जा रही है, जो जानकारी के ऊपर आप आगे जाकर के अपने फंडामेंटल्स जो है और स्ट्रॉन्ग करने वाले। यू विल बी बिल्डिंग मोर कंसेप्ट, यू विल बी बिल्डिंग मोर इन्फॉर्मेशन ना, तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको तदंतर आगे भी मिलती रहेगी। ये आपके फाउंडेशंस एनसीईआरटी से क्लियर करने वाला है। समग्र बैच में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली, जो कि हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जगदीश_जहांगीर123। आपकी कोई भी क्वेरी आती है पढ़ाई से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, आप पूछ पाएंगे जे सर पीडब्ल्यू यूपीएससी पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर वीक हमारा एक टेस्ट भी होता है। वी आर कंडक्टिंग टेस्ट। तो समग्र बैच जो है हर रोज एक लेसन आपको शाम को 8 बजे मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो 6 लेसन सपोज इस वीक में मिल रहे हैं, आप जो मंडे से सैटरडे तक आपको क्लासेस मिल रही है, संडे को रविवार को बैठ करके आपको इन क्लासेस के ऊपर मनन करना चाहिए, कहीं न कहीं एक आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। एक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आपको, है ना। और जो भी आप स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, एक कहीं न कहीं शिष्टाचार और एक कहीं की अनुशासनबद्धता से जो है आप अपनी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं, आई रियली अप्रिशिएट दिस पॉइंट। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द एंगेजमेंट, है ना। जो भी आपकी तरफ से बेसिकली एक प्यार, एक स्नेह इस बैच को मिला है, उस के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के हेडिंग की। आप हेडिंग डाल सकते हैं चैप्टर नंबर 10 वायुमंडल में जल। हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, राइट। अलग अलग लेयर्स में एटमॉस्फेयर है, क्या हमने पढ़ा था? अलग अलग लेयर में एटमॉस्फेयर है आपके पास में। और इस एटमॉस्फेयर में पानी किस अवस्था में रह सकता है? हम सभी को पता है कि जल की 3 अवस्थाएं हो सकती है। ठोस अवस्था हो सकती है, गैसीय अवस्था हो सकती है, फिर तरल अवस्था हो सकती है, राइट। तो लिक्विड है, सॉलिड है एंड गैसियस, 3 मीडियम में हो सकता है। लिक्विड में वो है वाटर ड्रॉप, जल की बूंद के रूप में हो सकता है, वर्षा की बूंद के रूप में हो सकता है ना। और गैस में किस फॉर्म में हो सकता है आपके पास? जल वाष्प, वाटर वेपर की फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। ठोस में आइस क्रिस्टल की फॉर्मेट में, जैसे ओले होते हैं, है ना, उसके फॉर्मेट में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आइए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। और कुल मिलाकर के आपको इस क्लास के संदर्भ में, जो आपने क्लास 6 और 7 में जल चक्र, वाटर साइकिल पढ़ा है, उसी का ही एक और सोफिस्टिकेटेड या फिर एक और जो है हायर वर्जन जो है इस क्लास में आपको देखने को, जानने को, समझने को मिलने वाला है। सबसे पहले किसी भी जलाशय से जो जल होता है वो कहीं न कहीं सूर्य के प्रकाश के कारण, ताप के कारण क्या हो जाता है? वाष्पीकृत होता है, इवेपोरेशन होता है ना। इसको वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और यहां पे जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, इसके अलावा पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? पेड़ पौधे भी तो लगातार आपके पास में, उनसे भी तो जो जलवाष्प है वो उनके रंध्रों से बेसिकली लगातार निकलती रहती हैं और वो वायुमंडल के अंदर गैसेस का विनिमय और एक्सचेंज होता रहता है। और यहां से भी ट्रांसपायरेशन होता है। तो जो जल वाष्पीकरण के द्वारा, ट्रांसपायरेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, है ना, यहां से लगातार जो है आपके एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पहुंचता रहता है। अब यह क्या करेगा? वायुमंडल में ऊपर उठ करके यह आगे जाकर के आपके पास में जो है संघनित हो जाता है। संघनन का क्या मतलब हो गया? कि सर जो गैसीय मॉलिक्यूल है, यहां तरल अवस्था से वह गैसीय अवस्था में बदल गया, सर जलवाष्प में बदल गया। वाष्प जो है वह बेसिकली क्या, कि वाटर वेपर गैसीय अवस्था में है सर जल अभी हमारा। अब यही जल गैसीय अवस्था में ऊपर उठता है तो वातावरण में, वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, डस्ट पार्टिकल्स, है ना, इन तमाम जो भी कण जो होते हैं, जिनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस कहा जाता है, आर्द्रताग्राही केंद्र, इन आर्द्रताग्राही केंद्रों के चारों तरफ कहीं न कहीं क्या हो जाता है? वह संघनित होना शुरू हो जाता है। अब सर संघनन का क्या मतलब होता है? सर संघनन का मतलब होता है, श्री कृष्ण, सॉरी, संघनन का मतलब होता है आप एक बिंदु के ऊपर, एक सतह के ऊपर जो जल वाष्प की बूंदें हैं वह क्या करती है? आपके पास में तापमान कम होने के कारण वह संघनित होना शुरू हो जाती। तो यह बीच वाला बिंदु क्या है? ये डस्ट हो सकता है, ये कोई धूल का कण हो सकता है, ये पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है,
है ना। कोई भी चीज हो सकती है आपके पास में जो वायुमंडल में हायर एटमॉस्फेयर में, और वहां पे जाते जाते वह उसका तापमान इतना कम हो चुका है, जो यहाँ पे गैसीय अवस्था में वो धीरे धीरे यहाँ तरल अवस्था में संघनित हो जाता है। और जब संघनन हो जाएगा तो क्या होगा सर, इन्हीं संघनित जलवाष्प को हम बादलों के रूप में देख पाते हैं। जो हम बादल देखते हैं ना आसपास में, वह कुछ नहीं है, पानी की बूंदें हैं जो किसी धूल के कण के चारों तरफ क्या है, जम चुकी है, और बहुत ज्यादा मात्रा में वह जमाव या संघनन कंडेंसेशन होने के कारण हमको बादल दिखाई देते हैं आपके पास में, राइट। अच्छा, जब बादलों के अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है ना, कि सर वो कितना पानी जो है एब्जॉर्ब कर पाता है, जब यह कैपेसिटी कम हो जाती है तब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन, जरूरत से ज्यादा संघनन के कारण क्या हो जाएगा, या आपस जो है वर्षण, प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो यहीं से जो है पानी गिरना शुरू हो जाता है आपके पास में। पानी की बूंदे ऊपर से नीचे आ रही है ना, ऊपर वायुमंडल से नीचे पृथ्वी की सतह पे आ रही है। अच्छा, अगर तापमान नॉर्मल है तो ऊपर से जो पानी की बूंद आई संघनन के बाद बादल से, वो सतह पे भी पानी की बूंद वर्षा के रूप में गिरती है। पर अगर सपोज जहां पे हम हैं वहां पे तापमान 0 डिग्री से भी कम है। अच्छा, 0 डिग्री से नीचे क्या होता है, बर्फ जम जाती है, राइट। वो क्या है आपके पास में, बर्फ जम जाती है वहां पे, और वहां पे क्या होगा, तो जो जल की बूंदें यहां से गिर रही हैं वो धीरे धीरे आइस क्रिस्टल्स में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, आइस क्रिस्टल्स में बदल जाएगी, और हमको यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिल सकती है आपके पास, राइट। तो हम आज की क्लास में और कुछ नहीं जानेंगे, क्यों वाष्पीकरण होता है, क्यों संघनन होता है, क्यों वर्षण होता है, इन्हीं चीजों को जानेंगे। तो यह लेसन ओवरऑल बता रहा है कि हमारे इसी वायुमंडल में जल कब, किस अवस्था में और क्यों प्रेजेंट है ना। वह अगर कहीं न कहीं उसका वाष्पीकरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहीं न कहीं उसका संघनन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर वर्षण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर वह कहीं न कहीं बूंद के रूप में नहीं और वो आइस क्रिस्टल्स के रूप में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, सहजता से समझना है। एनसीईआरटी के अंदर चीजें कहीं न कहीं आपके पास से जो है थोड़ा टफ दे रखी है, हम इसे सिंपल करके समझने और सीखने वाले हैं। आइए इसको सीखते हैं व समझते हैं दोस्तों। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है और इसे वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर के 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। तो मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कितना हो सकता है जलवाष्प, वाटर वेपर, 0 से 4% के करीब हमारा वायुमंडल में क्या है आपके पास में, टोटल वायुमंडल के आयतन का, वॉल्यूम का हमको जलवाष्प देखने को मिलती है। तो मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्था में हो सकता है, जैसे कहा गैस, द्रव या ठोस के रूप में हो सकता है। तो वायुमंडल में जो है आपके पास में हवा में जो है पानी की, नमी की, H2O की, वाटर की प्रेजेंस आर्द्रता कहलाती है आपके पास में। तो वो अगर जल वाष्प जो है हमारे चारों तरफ इस कमरे में है तो हम क्या कहेंगे, सर यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ आर्द्रता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जलाशयों का भी तो जो जल होता है वो लगातार वाष्पीकृत होता है सूर्य की गर्मी के कारण, है ना। तो फिर पौधे भी तो वाष्प उत्सर्जन करते हैं, पेड़ पौधे हैं ये भी वाष्प जो है उत्सर्जित करते हैं, तो वह भी वाष्प जो है कहीं न कहीं इवेपोरेट होती है ना। और तो और क्या होता है आपके पास में, इन सारी चीजों से लगातार वातावरण में, एटमॉस्फेयर में पानी की, वाटर वेपर की प्रेजेंस बनी रहती है सर, आर्द्रता बनी रहती है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागर और महाद्वीपों के बीच जल लगातार आदान प्रदान होता है, और जल का आदान और प्रदान है ना महासागरों में, महाद्वीपों में और वायुमंडल के बीच में कौन करता है। यहाँ पे इन 3 प्रक्रियाओं को आप जरूर लिखेंगे, है ना, 3-4। एक है वाष्पीकरण, है ना, कि सर जलाशय से पानी का भाप बनकर के ऊपर उठ जाना। एक पेड़ पौधों से जो है जल का उत्सर्जन होकर के भाप बन के ऊपर उठ जाना। तो वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन, वाष्पीकरण जलाशयों से होगा, झील से होता, नदी से होता, तालाब से होता, बांध से होता, किसी भी जल निकाय से होगा, है ना, महासागर से, है ना, सागर से, सबसे होगा। ठीक है सर। हर पेड़ पौधा बेसिकली क्या करता है, वाष्प उत्सर्जित करता है, और जब वो वाष्प उत्सर्जित करता है तो इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तीसरा और क्या सोर्स होगा सर आपके पास में, संघनन। एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट होगा आपके पास में, सर यही जलवाष्प ऊपर जाकर के ठंडी होकर के संघनित हो जाएगी। देखो संघनन कैसे होता है सर, नॉर्मल में समझा दो ना सर, ये तो किताबी भाषा है। देखो कभी भी फ्रिज का पानी, फ्रिज की वाटर बॉटल बाहर निकाली है, पापा ने मंगाई होगी, जब तुम बाहर निकालते हो तो एग्जैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ी देर वो आप जो है पापा ने पानी पिया थोड़ा सा, और फिर वो वाटर बॉटल जो है अगर टेबल पे पड़ी रही तो क्या होगा, उस रूम का तापमान क्या है आपके पास में, गर्म है ना, वो बॉटल ठंडी है। अब उस बॉटल के ठंडी सतह के संपर्क में आकर के रूम की
कमरे की जो भी जलवाष्प है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो जलवाष्प जो गैस अवस्था में है वो धीरे धीरे ठंडी होकर के संघनित होकर के उस सतह पे जमना शुरू हो जाएगी। और जब वो सतह पे जमेगी तो आपको क्या पता चलेगा कि पानी, जो ठंडे पानी की बोतल होती है उसके बाहर वाली सतह पे भी आपको जलवाष्प, है ना, आपको कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में संघनित होती हुई दिखाई देगी। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो वही तो बेसिकली क्या है, संघनन, वही तो कंडेंसेशन है। समझ में आ गया कि नहीं आया? वैसे ही जो जलवाष्प हमारे वातावरण में, वह भी तापमान बेसिकली जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते कम होता है ना, तो वैसे भी ऊपर ऊपर जाते जाते ये जलवाष्प भी ठंडी हो जाएगी और ऊपर जाकर के ठंडी हो गई। अब सब तापमान तो कम हो चुका, अब बस इसको एक चाहिए सतह, इसको चाहिए एक ऐसा धूल का कण, एक ऐसा कंडेंसेशन पॉइंट, एक ऐसा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर, एक ऐसा आर्द्रताग्राही केंद्र, वह डस्ट का पार्टिकल आर्द्रताग्राही केंद्र है, वो आसपास की आर्द्रता को, जलवाष्प को अपने ऊपर क्या कर देगा, संघनित होने के लिए स्थान देगा। ठीक है ना? संघनित होकर के वो क्या बना देगा, ऊपर बादल बना देगा। और जब संघनन, यहाँ पे जो तापमान जो है बहुत कम हो गया बादलों का, तो वह वर्षा करना शुरू कर देगा, है ना? तो इसी वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण, है ना, इन प्रक्रियाओं से ही तो हमारा जल चक्र चलता है ना? महासागर हो, महाद्वीप हो, वायुमंडल हो, इसके बीच में जल का अलग अलग फॉर्मेट में ठोस, द्रव्य, गैस अवस्था में आदान प्रदान चलता रहता है। समझ में आया? यही सार है इस क्लास का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब चेहरे पे मुस्कान बना लेना, क्योंकि इसके आगे के बिंदु इससे भी सरल है, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग पर सरल। तो जलवाष्पीकरण लगातार होती रहती है और ये क्या करती रहती है, कंडेंसेशन होता रहता है। और कंडेंसेशन जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वापस पानी की जो है बूंदों के रूप में वर्षण हो जाएगा। चलो सर, ये सब समझ में आया। तो वायुमंडल में जो हवा में जो मौजूद जलवाष्प है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, है ना? हमारे हवा में जो भी जलवाष्प है, वाटर वेपर है, पानी जो गैस की अवस्था में है, उसे वाटर वेपर कहा जाता है ना? अच्छा, मात्रात्मक दृष्टि से विभिन्न प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है ना? सो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, है ना? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं कि सर वाकई में वायुमंडल में कितना जलवाष्प प्रेजेंट है। यहाँ हवा प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है कि सर ये एक पर्टिकुलर, ये इतना आयतन है हवा का, इसमें कितने ग्राम जलवाष्प है, कितने ग्राम जलवाष्प है ना? तो इसको निरपेक्ष आर्द्रता को कैसे व्यक्त करते हैं हम लोग, ग्राम प्रति घन मीटर, है ना? ग्राम पर ग्राम पर क्यूब मीटर, है ना? तो एक आयतन है, आयतन हमेशा क्यूब में, घन में चेक किया जाता है। तो एक निश्चित आयतन में कितना जलवाष्प का भार मौजूद है, इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसके द्वारा हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज, अब अगला पॉइंट के लिखेंगे कि सर ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर कितनी जलवाष्प है वो बताती है। ये किस पे डिपेंडेंट रहती है, यह डिपेंडेंट रहती है तापमान पे। पर तापमान पे कैसे निर्भर रहती है सर याद रखने की कोशिश करिएगा आपको कि सर जैसे जैसे किसी भी हवा का तापमान ज्यादा है ना, टेम्परेचर इज हाई, तो सर वहां पे क्या होगा आपके पास में, उसको एब्जॉर्ब करने का, पानी को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी बेसिकली क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये याद रख सकते हैं। तो एक कहीं न कहीं रिलेशन है तापमान के और आर्द्रता के बीच में। तो निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में कितनी सापेक्ष आर्द्रता है, अगर वो मैं भार में, ग्राम में नहीं चेक करूं और परसेंटेज में चेक करूं, जैसे एक निश्चित आयतन में कितने ग्राम जलवाष्प है, सर निरपेक्ष आर्द्रता। परंतु अगर मेरे वायुमंडल में, अगर मेरे आसपास के एरिया में मैं ये चेक करूं कि सर इस वायुमंडल का कितने प्रतिशत जो है बेसिकली जलवाष्प है, यह वायुमंडल 100% जलवाष्प होल्ड कर सकता है, पर कितने प्रतिशत होल्ड कर रहा है, इसको कहा जाता है आपके पास में सापेक्ष आर्द्रता। आप परसेंटेज के रूप में, सापेक्षता के रूप में कंपेयर करके बता पा रहे हो सर आपके पास में, है ना? तो वायुमंडल के अंदर मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ साथ आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ, आप एक लाइन लिखेंगे कॉपी में कि ठंडी हवा, कोल्ड एयर, उसका क्या होगा, जल को, जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई। जबकि तापमान बढ़ा
तो क्या होगा, वह हवा गर्म हो जाएगी और अब वह ज्यादा वाटर वेपर, ज्यादा जलवाष्प अपने साथ रख पाएगी। याद रखेंगे कि सर जैसे जैसे तापमान बढ़ा वैसे वैसे हवा के साथ में अपने जलवाष्प को रखने की क्षमता भी बढ़ सी जाती है सर, है ना। इसे सापेक्ष आर्द्रता कहा जा सकता है, ठीक है ना। और सापेक्ष आर्द्रता भी इससे प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होती है ना आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, क्योंकि महासागर पे है ही क्या, पानी ही है, तो वहां पे तो सबसे ज्यादा जलवाष्पीकृत होगा आपके पास में, है ना। और आसपास के पूरे एरिया में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वहीं देखने को मिली, और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम हो, क्योंकि महाद्वीपों पे कहीं नदियां हैं, कहीं ग्लेशियर है, कहीं झीलें हैं, वहीं पे ज्यादा आपको ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप रेगिस्तान वाले एरिया में जाओ, कहाँ पानी, अब वहां कहाँ ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, वहां तो ड्राइनेस है, सूखा है वो क्षेत्र आपके पास में। चलिए सर, सो आपको याद रखना है कि सर ये एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त हवा कहा जाता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि सर ये एक हवा का पैकेट है, इस हवा के पैकेट के अंदर जो है 100% जो है क्या हो सकती है, जलवाष्प हो सकती है, ठीक है ना। परंतु उसका अगर मैं कहूँ मात्र 20% एरिया के अंदर ही जो है जलवाष्प है आपके पास में, तो मैं क्या कहूंगा सर, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता क्या है सर, 20%। 20% का क्या मतलब हुआ कि सर 100% में से, 100% में से मात्र 20% ही जो है वह होल्ड किए हुए, अभी भी 80% जलवाष्प और ऐड कर सकता हूं। अगर क्या हो मैं ये 80% और ऐड कर दूं, अगर ये जलवाष्प में 80% और ऐड कर दूं तो क्या होगा कि सर अब जो है उस एयर कॉलम में, अब उस वायुमंडल में, उस आसपास की हवा में और जलवाष्प ऐड नहीं की जा सकती। 20 तो थी ही, आपने 80 और ऐड कर दी, इसकी कैपेसिटी 100% पूरी हो चुकी है सर। अब क्या होगा, अब अगर मैं एक भी बूंद और ऐड करूंगा तो क्या होगा, वह हवा क्या वायुमंडल में ठहर पाएगी, वह जलवाष्प नहीं, वह जलवाष्प संघनित होकर के क्या होना शुरू पड़ जाएगा, वह ड्यू के रूप में, है ना, ड्यू के रूप में नीचे आ जाएगी, है ना। तो आपके पास में हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है। तो हवा में दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान में संतृप्त आती है उसे ओसांक कहा जाता है ना, कि सर जिस तापमान पे बेसिकली हवा पूरी सैचुरेटेड है, मतलब जितनी जलवाष्प वह रख सकती है उतनी जलवाष्प उसके पास में दिए गए तापमान पे है। अब अगर तुमने एक्स्ट्रा और ऐड किया तो अब क्या हो जाएगा आपके पास में कि सर वह ड्यू पॉइंट पे पहुंच चुकी है, अब ड्यू पॉइंट पे भी उस तापमान पे इतना ही वह जलवाष्प ग्रहण कर सकती है। अब आपने 101वीं बूंद ऐड करने की कोशिश की, वह ड्यू के रूप में ड्यू पता है सुबह सुबह जिसको हम औस कहते हैं, कहां देखने को मिलेगी सर आपके पास में, वह आपको सतह पे देखने को मिलती है। तो ड्यू पॉइंट क्या है ना, कि जब आपके पास में हवा गर्म होती है तो वो बहुत ही ज्यादा बेसिकली क्या कर पाती है आपके पास में, इट इज एबल टू कंटेन मोर वाटर वेपर, जलवाष्प ज्यादा ग्रहण कर पाती है। जब हवा बेसिकली ठंडी हो जाती है तो क्या हो जाता है सर आपके पास में मॉलिक्यूल जो है ना पानी के, है ना, आपके पास में वो ठंडी हवा के अंदर जो है क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जलवाष्प जो है वह बूंदों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, वाटर कंडेंसेस इनटू द ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इसे ओसांक कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होती है संतृप्त हवा, संतृप्त हवा सैचुरेटेड एयर, मतलब कहते हैं ना यार जैसे मैंने आपको खाने पे बुलाया है, तो क्या डाइट है आपकी, सर 2 चपाती खा लेता हूँ, थोड़ा सलाद खा लेता हूँ, थोड़ा बहुत मेरी फेवरेट जो रेसिपीज है मैं दो थोड़ा बहुत खा सकता हूँ सर, 15-20-25 मिनट में मेरा डिनर हो गया सर अच्छे से, ओके। अब मैं कहूँ बेटा 4 चपाती और खाएगा क्या, नहीं सर हो गया, भर गया, जितना था अंदर पेट फुल है, ओके। अब मैं क्या हूँ, आप क्या कहोगे, सर मैं संतृप्त, मैं क्या हो गया, संतृप्त। वैसे ही अपने आप को क्या मान के चलो, वायुमंडल, कितनी हवा, कितनी जलवाष्प तुम अपने अंदर रख सकते हो कि सर इस हवा में सपोज 100 ग्राम के करीब जलवाष्प रह सकती है, तो 100 ग्राम है उसमें उस तापमान पे, परंतु आपने एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश की तो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड करते ही वह उस तापमान पे धीरे धीरे ठंडा होकर के कंडेंस होकर के जलवाष्प में बदल जाएगी। क्या सुबह सुबह उठते ही सर्दियों के अंदर देखा होगा घरों की दीवारों पे जो है पानी की ओस की बूंदे, घास के ऊपर पानी ओस की बूंदे, फसलों पे, पेड़ों पे, तनों पे, गाड़ी के ऊपर, है ना, देखा कभी जूते गलती से बाहर छोड़ देते हो तो तुम्हारे जूतों के ऊपर भी पानी की छोटी छोटी बूंदे देखने को मिलती है, हाँ या ना, हाँ या ना, देखने को मिलती है, वो होती है ओस की बूंदे, ओस की बूंदे कहा जाता है उनको। अब वो ओस की बूंदों का क्या मतलब हुआ सर आपके पास में, व्हाट डू वी मीन बाय द ड्यू,
है ना, उसको ड्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके पास से दोस्तों? ड्यू कहा जाता है ना। तो वो ड्यू का क्या मतलब हुआ कि सर रात को इतनी हवा ठंडी हो गई, कोल्ड हो गई कि सर अब हवा उस दिए गए तापमान पे और जलवाष्प नहीं रख सकती। तो जो अतिरिक्त जलवाष्प थी वह संघनित होकर के एक सतह के ऊपर जैसे हवा आई ठंडी दीवार के संपर्क में, तो उस दीवार ने क्या किया? आर्द्रताग्राही केंद्र का काम किया। उस दीवार ने एक सतह दी, उसके सतह के संपर्क में जो जो जलवाष्प आती गई वो संघनित होती गई, ठंडी होती गई, जल की बूंदों में कन्वर्ट होती गई और हमको देखने को मिली, है ना। गाड़ी की विंडशील्ड पे, कांच पे यही होता है ना, आपके जूतों पे, घास पे यही होता है। तो आपने क्या सतह अवेलेबल करा दी, आसपास के अंदर क्या थी आपके पास में? जलवाष्प थी, वो ठंडे होने का इंतजार करी थी, आपकी सतह ठंडी थी और आपने बेसिकली क्या कर दिया? उस जल की वाष्प को जल की बूंदों में, ड्यू के रूप में, ओस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ओसांक क्या है, ओस क्या है, आपने समझ लिया। वाष्पीकरण और संघनन समझते हैं। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण व संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती है। देखिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इसमें जलवाष्प कैसे बढ़ेगी आपके पास में? कि सर वाष्पीकरण हो, जलाशयों से पानी जो है भाप बन के ऊपर उड़ जाए, है ना। तो सर वातावरण में क्या हो गया? सर जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई। अच्छा सर इसी वायुमंडल से, वातावरण से जलवाष्प की मात्रा कम कैसे हो गई? ऊपर से बारिश हो गई सर, अब वायुमंडल में पानी जो है जलवाष्प वो कम है, तो सर रेन के रूप में। तो सर जब जब वाष्पीकरण होता है, और रेन मतलब संघनन, है ना, ऊपर से संघनित होगा, बादल बनेंगे, संघनन होगा, तो उससे क्या होगा? संघनन के कारण बेसिकली बारिश होगी। तो सर वाष्पीकरण और संघनन इनके कारण जो है वायुमंडल के अंदर लगातार जलवाष्प की मात्रा बढ़ती व घटती है। तो वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल लिक्विड से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। द्रव्य अवस्था से, जैसे अभी आपकी ग्लास में है, उससे गैस अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी तुम रूम में बैठे हो ना, जिस कमरे में बैठे हो ना, उस कमरे के चारों अंदर भी बेसिकली क्या है? जलवाष्प है। पता है तुमको? नहीं महसूस होता? तुमको महसूस होगा। एक ठंडे पानी की बोतल ला के रखो वहां पे, हाथों हाथ उस कमरे के अंदर जो भी जलवाष्प होगी उस ठंडी सतह के संपर्क में आकर के संघनित हो जाएगी। तुम कहोगे बॉटल के अंदर पानी था, ये बाहर कहां से आया? वो बाहर का पानी उसी कमरे का जलवाष्प है, आर्द्रता है, गैसीय अवस्था में है। तो वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? टेम्परेचर। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू कर देता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है ना। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा सर क्या होता है आपके पास में? हम कहते हैं सर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है, तापमान के ऊपर पानी जो है वह क्या कर जाता है आपके पास में? बॉईल कर जाता है, वो सर लिक्विड से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट कर जाता है सर। पर सर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही गैस के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है, उस वक्त जो ऊष्मा वो एब्जॉर्ब करता है, जो अतिरिक्त ऊष्मा, जो गुप्त ऊष्मा वो एब्जॉर्ब करता है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या है आपके पास में? जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू कर दे उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, चलो। तो लगातार क्या होता है? सागरों से, जलाशयों से वाष्पीकरण, पेड़ पौधों से जो है वाष्पोत्सर्जन होता रहता है ना। ऊपर वायुमंडल में कंडेंसेशन, संघनन होता रहता है, वो बादल बनते रहते हैं। जब ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तो कंडेंसेशन के बाद में वर्षण, वर्षा शुरू हो जाती है। वही वर्षा वापस इस जलाशय में आ जाती है पेड़ पौधों के रूप में, वापस वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन होता है, यहाँ से वापस वाष्पीकरण होता है। तो इसी को ही जल चक्र लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चा, चलो। तो वाष्पीकरण तो समझ में आया सर हमको, संघनन पे तो समझाओ। तो सर हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। और यह क्षमता तापमान के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे हवा का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हवा पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी, है ना। इसी प्रकार आर्द्रता कम है तो वह हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है आपके पास उसमें, हवा में। तो हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है आपके पास में, क्योंकि सर वायुमंडल में तो हवाएं लगातार बहती रहती, राइट। तो सर सपोज किसी आसपास के एरिया के अंदर जलाशय है, तो वहां से जलाशय का पानी वाष्पीकृत हुआ, आसपास की एयर जो है, हवा जो है, उसने खूब बेसिकली जो 100% अगर वो पानी की जलबूंद रख सकती है तो 100 की 100% उसने एब्जॉर्ब कर दी। अब सर पीछे और हवा चल रही, पीछे वाली हवा, इस संतृप्त हवा, सैचुरेटेड हवा, फुल भरी हुई हवा को हटाया, फिर दूसरा हवा यहाँ पे आया। अब वह जलाशय के ऊपर जो वाष्पीकरण हो रहा है उससे आर्द्रता ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। अब यह सैचुरेट हो गया, यह संतृप्त हो गया, अब इसका पेट भर गया हवा का, पीछे से और हवा का झोंका आ रहा है, वो इस हवा के झोंके को आगे फैला रहा है। क्या कह रहा है? वापस पढ़ो। हवा की गति के कारण ही जो संतृप्त परत है हमारी, जो सैचुरेटेड है, वह हटती है, उसको असंतृप्त परत के द्वारा हटा दिया जाता है। तो अब असंतृप्त परत आती रहती है, लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। तो हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। ये सोचो, कभी तुमने सोचा है जब हवा नहीं चलती, है ना,
तो बेसिकली देखा होगा कि सर कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं, और हवा अच्छी चले तो हैं, आधे घंटे के अंदर 20 मिनट में हमारी शर्ट सूख जाती है, धूप में रखी हुई, अच्छी हवा चल रही है ना, आपने बांध दिया उसको क्लिपिंग के थ्रू, क्लॉथ क्लिप्स के थ्रू हैंगर के ऊपर, प्रॉपर 20-25 मिनट में सर, ओ जबरदस्त। पंखे में हम लोग कई बार सुखाते, ड्रायर में सुखाते, तो है क्या वहाँ पे, लगातार वही चल रहा होता है तीव्र, है ना, वाष्पीकरण उसमें बढ़ जाता है। तो हवा तो यहाँ पे लगातार गर्म होने के कारण जो है वही जलवाष्प ऊपर उठती है। अब संघनन का क्या मतलब हुआ, सपोज इस प्लेट के ऊपर एक भाई साहब ने जो बर्फ की जो है कुछ आइस क्यूब्स रख दिए, वो प्लेट ठंडी है, अब ये जलवाष्प जो है वह गैस है, वह इस ठंडी सतह के संपर्क में आते ही देखो क्या हो गया, जल की बूंदों में परिवर्तित हो गई। यही जल जो है ऊपर सपोज है ना वाष्पिक जो कहीं न कहीं संघनित होकर के जल की बूंदों में रूप में यहाँ पे देखो वापस वो बीकर में इकट्ठा किया जा रहा है। तो यही तो है वाष्पीकरण व संघनन, वाष्पीकरण व संघनन, है ना। यहाँ से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है बच्चा, बस यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें फर्जी हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा डरो मत इससे, है ना। अब संघनन हवा के आयतन, तापमान और दाब और आर्द्रता को प्रभावित करती है। जब जब कंडेंसेशन होगा, है ना, तो हवा का आयतन, हवा का टेम्परेचर, हवा का दाब और हवा की ह्यूमिडिटी सब चेंज होगी। तो संघनन तब तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो, वो तापमान ओसांक तक गिर जाए, ठीक है ना, तब कंडेंसेशन होगा। तो ओसांक का क्या मतलब होगा आपके पास में कि सर अब कोई भी चीज जो है वह गैसीय अवस्था में नहीं रह सकती, उसको कहीं न कहीं लिक्विड पानी की अवस्था में आना ही होगा। तो वायु का आयतन, तापमान दोनों ही कम हो जाए, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए, तब ये सारी चीजें होने वाली है। अब जो संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा ना, तो ओस, कोहरा, तुषार और बादल बनते हैं ना। तो हमेशा बेसिकली याद रखना, जलवाष्प के कारण ओस बनती है, बता चुका हूं, कोहरा कभी देखा हो तुमने, तुषार बताता हूं, और बादल बनते हैं। देखो पत्तियों के ऊपर सुबह सुबह ये ओस के चीजें देखी होगी, ये ओस होती है, ओस की बूंदे होती है ना। तो आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर वस्तु होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पौधा आदि की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाए, तो इसे ओस का नाम देते हैं। ठंडी सतह के संपर्क में आते ही वह भी बेसिकली जो है उसका तापमान कम हुआ तो वह गैसीय अवस्था से पानी जो है तरल अवस्था में पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गया सर। यहाँ पे इसे बनने के लिए उपयुक्त अवस्थाएं चाहिए, जैसे साफ आकाश चाहिए, शांत हवाएं, है ना, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, क्योंकि हवा में जलवाष्प होगी तभी तो संघनन होगा। तो सापेक्ष आर्द्रता, हवा में कहीं न कहीं नमी की भी अच्छी खासी मात्रा हो। ठंडी व लंबी रातें हो, तो सर्दियों के अंदर ही तो ऐसा होता है, लंबी रात कब होती है, सर्दियों में। ठंडी रात कब होती है, सर्दियों में। तो सर्दियों में ये चीज़ देखी जाती है। सर्दियों में सुबह अपन उठते हैं 5-6-7 बजे, अरे भाई सब जगह बेसिकली क्या है, ओस की बूंदे। तो ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु के ऊपर हो। तो जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब ओसांक क्या हो, 3 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे कहीं न कहीं ओसांक होना चाहिए ना, वह बिंदु जिसपे गैस उस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा आपके पास में सर, वह तुषार में कन्वर्ट हो जाएगा, वह आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा कि सर ठंडी सतह पर जब संघनन होना शुरू हो, है ना, और आसपास का जो तापमान है वह 0 डिग्री से नीचे हो, जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे हो, 0 डिग्री से नीचे जाकर के जो है, जो जलवाष्प जो है वो क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है, संघनित हो रही है, तो वहां पे ओस नहीं बदलेगी, अब वहां पे पानी नहीं दिखेगा। 0 डिग्री से नीचे तो सर आइस क्रिस्टल ही दिखेंगे। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है तुषार। तुषार क्या है, ठंडी सतहों पर जब जल संघनित हो और तापमान आसपास का 0 डिग्री से नीचे हो, अर्थात इसका जो ओसांक है, इसका जो कहीं न कहीं ड्यू पॉइंट है, तापमान, वह जमाव बिंदु पर है, या 0 डिग्री पे है, या फिर 0 डिग्री से भी नीचे। मतलब जो वायुमंडल की अतिरिक्त पानी की नमी है वह बेसिकली जो है बूंदों की बजाय बर्फ के रवों के रूप में, आइस क्रिस्टल्स के रूप में जमा होती है, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे है। तो अब तुषार मतलब नाम पता चला आपको, है ना। ओस का मतलब नाम पता चला, ओस 0 डिग्री से ऊपर है ना, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है ना। अब 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे है तो वो ओस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस क्रिस्टल्स में, है ना, बर्फ के रवों के रूप में।
और वो आइस क्रिस्टल्स हमको इस रूप में दिखाई देते हैं आपके पास में। तो ओस के बनने की अवस्थाएं और इनकी अवस्थाएं लगभग समान होती है, खाली तापमान है ना, ओस का तापमान 0 डिग्री से जमाव बिंदु से ऊपर है, और जबकि तुषार बनने के लिए क्या चाहिए, जमाव बिंदु 0 डिग्री या उससे नीचे का तापमान चाहिए, माइनस का। चलो सर, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब कोहरा और कुहासा क्या होता है? कभी आपने देखा होगा आसपास के अंदर जलवाष्प बहुत ज्यादा हो जाए, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए, तो बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु, एयर मास जो है वो अचानक नीचे की ओर जो गिरती हैं, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो क्योंकि हवा के अंदर कहीं न कहीं जो है जलवाष्प तो है, अगर वो जलवाष्प जो हवा की जो इतना बड़ा जो है वायु राशि है ना, बहुत ही बड़ा सा वायु राशि वो नीचे आ जाए, जिसमें जलवाष्प है, वो नीचे आएगा, तो हमारे आसपास में, पृथ्वी के आसपास में क्या है, डस्ट है। उस डस्ट पार्टिकल्स के साथ में मिलकर के, क्या, अब डस्ट सतह है, सतह से क्या होगा, वो संघनन के लिए जगह मिल गई उसको, तो उन धूल के कणों पे वो संघनित हो जाती है। मतलब जल वाष्प जो है वह कहीं न कहीं किसमें, जल की बूंदों में संघनित हो गई। इसलिए कोहरा क्या है आपके पास में, एक तरह का बादल ही है ना, जिसका आधार सतह पे है, जिसका बेस जो है वो हमारी सतह पे है और सतह के बहुत नजदीक है। तो कोहरा है या कुहासा है, इनके कारण दृश्यता बहुत ही कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। देखो दिल्ली में कितनी गाड़ियां ठुकती है मथुरा एक्सप्रेसवे के आसपास में, क्यों? विजिबिलिटी कम सर, सर्दियों में दिख ही नहीं रहा है, 50 मीटर 100 मीटर से आगे गाड़ी ठोक दी, स्पीड में चल रहे थे। और नगरीय औद्योगिक केंद्रों में धुएं बहुत ज्यादा मिलता है ना, अब धुआं भी क्या है, डस्ट है, गैसेज है, और पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन्स के अंदर सर्दियों के अंदर क्या होगा आपके पास में, जो ये कोहरा है आपके पास में, फॉग है आपके पास में, है ना, और वहां पे फॉग बन सकता है, कुहासा भी बन सकता है ना, जिसको हम लोग स्मोग कहते हैं। स्मोग, स्मोक का क्या मतलब हो गया आपके पास में सर, आपके पास में कि सर फॉग, फॉग प्लस स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, फॉग मतलब कोहरा, तो इसी को बेसिकली कुहासा कहा जाता है, ठीक है ना। इस स्थिति को कोहरा व धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, इसे धूम्र कोहरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आपके पास में, धूम्र कोहरा कहते हैं। चलो भाई, तो फॉग समझ में आ गया आपके पास में कि सर जलवाष्प बहुत ही ज्यादा, बादल नीचे आ चुका है। अब मिस्ट का क्या मतलब हो गया कि सर अब जो है जलवाष्प जो है वह यहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा है, जबकि यहाँ पे मिस्ट का मतलब हो गया सर आपके पास में वाटर ड्रॉप ज्यादा है। क्या है आपके पास में, कंडेंसेशन जो है वह बहुत ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे क्या ज्यादा है, पानी की अधिकता है। तो कुहासे व कोहरे में बस इतना अंतर है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा ज्यादा नमी होती है, और कुहासे पहाड़ पर अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर उठती हुई गर्म वायु ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती हैं, कोहरे कुहासे की अपेक्षा थोड़े से ड्राई होते हैं, शुष्क होते हैं, और तथा गर्म हवा के की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती हैं और ये प्रबल हो जाते हैं। बस ये बेसिक सी चीजें हैं। तो कोहरे छोटे बादल ही होते हैं, धूल के कण होते हैं, धूल के कणों के आसपास में, नमक के सॉल्ट के कण के आसपास में, यहाँ पे जो केंद्रकों के चारों ओर संघनित हो जाते हैं ना। चलो ये क्लियर हो गया सर आपके पास में कोहरा क्या होता है, ठीक है। ये कोहरे में देखो ये बाबा जी गायब हो गए, विजिबिलिटी कम हो जाती, क्या हो जाती, कम, विजिबिलिटी कम हो जाती, दृश्यता कम हो जाती। अब बादल क्या होते हैं सर, ये बताओ। सर बादल जो है आपके पास में वो पानी की छोटी छोटी बूंदों का या बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स, रवों का सहती होती है। दिस इज द मासेस ऑफ द स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और स्मॉल स्मॉल आइस क्रिस्टल्स, है ना, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर होते हैं, और क्योंकि वो बहुत ही आसमान में बहुत ही ऊंचाई पे होते हैं, वो स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए विभिन्न आकार के हो सकते हैं ना। तो पक्षाब, है ना, पक्षियों के पंख जैसे दिखने वाले, कपास, कपास रुई के जैसे दिखने वाले, स्तरीय स्ट्रेटस, है ना, कुछ इस तरीके से दिखने वाले, और वर्षा मेघ, है ना, ये जो बड़े बड़े इस तरीके से होते हैं, काले रंग के दिखने वाले, ठीक है। अब इनका अलग अलग जो है हमने पक्षाब, कपासी, स्तरीय, वर्षा मेघ, इनका डिफरेंशिएशन क्यों किया सर? इनका ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पे वह बादलों का वर्गीकरण किया गया। ऊपर क्या है आपके पास में, अगर ये देखने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेटस, यूं स्तर के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखने वाले, स्ट्रेटोक्यूमुलस, है ना, फिर अल्ट्रस, फिर अल्ट्रोक्यूमुलस, फिर है सीरस और सीरोक्यूमुलस। तो ज्यादा ऊंचाई पे क्या दिखेंगे आपको, सीरस क्लाउड्स, है ना, और मध्य ऊंचाई पे अल्टस, सबसे नीचे स्ट्रेटस, ठीक है ना। अच्छा सर, इसमें सर जो ये क्यूमुलस है, क्यूमुलस का मतलब हो गया सर कपासी, ठीक है ना। अब सर बारिश कौन कराता है, निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस, निम्बो स्ट्रेटस काले वर्षा के बाद, और क्यूमुलोनिम्बस, है ना, ये बहुत ही बड़े कॉलम के रूप में होंगे आपके पास में, है ना, और लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई से लेकर के ये 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, है ना। इनका नाम अलग अलग होता है, जैसे कपासी, है ना,
कपासी वर्षा के क्यूमुलोनिम्बस, है ना। फिर वर्षा के स्तरी जैसे निम्बोस्ट्रेटस, है ना। फिर उच्च स्तरी जिसको एल्टोस्ट्रेटस कहा गया आपके पास में, है ना। स्ट्रेटो क्यूमुलस स्तरी कपासी। फॉग है वो पृथ्वी की सतह के आसपास के ही बादल है, इन्हीं को फॉग कहा जाता है, कोहरा। स्तरी को श्री कृष्ण, स्तरी को स्ट्रेटस। फिर उच्च स्तर पे बेसिकली अगर है तो इनको ऑल्टो क्यूमुलस कहा गया आपके पास में। पक्षाब मतलब आपके पास में छोटे छोटे रवेद जो दिखाई दे आपके, है ना। पक्षाब सीरस वो दिखने को मिलेंगे। पक्षाब भी स्तर में हो जाए तो सीरोस्ट्रेटस है। चलो ये क्लियर हो गया। तो पक्षाब में क्या है, कहाँ मिलेंगे आपको? आपको बहुत ऊंचाई पे 8,000 से 12,000 मीटर, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे दिखने को मिलते हैं। बहुत ही पतले बिखरे हुए बादल होते हैं आपके पास में, है ना। पंख के जैसे दिखते हैं इसलिए पक्षाब मेघ कहा जाता है। हमेशा सफेद रंग के होते हैं आपके पास में, ये हवा में कुछ भी ऐसा दिखता रहता है ना, ये पक्षाब मेघ है। क्या है आपके, ये क्या है आपके पास में? पक्षाब मेघ है। ये क्या है आपके पास में? सीरस क्लाउड। क्या कहेंगे इसको? सीरस क्लाउड है ये, ठीक है। अब पक्षाब मेघ रुई के समान दिखते हैं। कैसे? अब सर कुछ कपासी मेघ है ना। कपासी मेघ क्या हुआ सर आपके पास में? सर कपास, कपास रुई अगर आप इकट्ठा करके रख दो तो कुछ ऐसे दिखेगी आपके पास में, ठीक है ना। तो कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्राय 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं। छितरे और इधर उधर बिखरे दिखे जा सकते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं, देखो, है ना। यह आपके पास में क्यूमुलस क्लाउड होते हैं कुछ इस प्रकार के। इनका बेस जो है वो फ्लैट होगा, बेस जो है वो फ्लैट होगा, ठीक है। बेस जो है वो फ्लैट होगा। चलो सर, जैसे कि नाम से प्रतीत है स्तरी मेघ, है ना। स्तरीय मेघ का क्या मतलब हो गया सर आपके पास में? स्तरी मेघ का मतलब होता है निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस ये सर ये निम्बोस्ट्रेटस ही बारिश कराते हैं। निम्बोस्ट्रेटस बहुत अच्छी बारिश कराते हैं। निम्बोस्ट्रेटस स्तरी मेघ, स्तरी मेघ, है ना। तो स्तरी मेघ कपास जो कहीं न कहीं मेघ होते हैं आपके पास में, इनका नाम से प्रतीत होता है कि ये परतदार है, स्तरीय है आपके पास में, है ना। और आकाश में बहुत बड़े भाग में ये फैले रहते हैं, है ना। तो वो आपके पास में यादव मूवी, उसके अंदर क्या कहा जाता है आपके पास में? घनन घनन मृगा बरसे। तो उस वक्त काले बादल दिखाए जाते हैं, दी आर द ब्लैक क्लाउड्स इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के हास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आसपास मिश्रित होने से बनते हैं, ठीक है। चलो सर, अब है सर वर्षा मेघ। वर्षा मेघ हो गया आपके पास है सर क्यूमुलस, क्यूमुलस एंड क्यूमुलस निम्बस। वर्षा मेघ, वर्षा मेघ कौन से बादल हो गए सर आपके पास में? ये क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, वर्षा मेघ इनको कहा जाता है। वर्षा मेघ क्या करते हैं? वर्षा मेघ क्या करने वाले हैं दोस्तों? यस, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। वर्षा मेघ जो है बहुत ही गहरे काले स्लेटी कलर के होंगे आपके पास में, है ना। मध्य स्तर और पृथ्वी की सतह से काफी नजदीक बनते हैं। सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। मतलब जब जब ये बादल आपके वर्षा मेघ आ जाएंगे ना तो आपके पास में दिन में अंधेरा हो जाता है लगभग, है ना। बहुत ही कम सूर्य का प्रकाश आ पाता है ना। इतनी कम ऊंचाई तक होते हैं कि यह सतह से छूते हुए प्रतीत होते हैं। और वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति से विहीन सहती होते हैं आपके पास में, है ना। सो आकृति विहीन होते, कोई आकार नहीं है इनका। मस्त बारिश होती है सर इनसे। तो वर्षा मेघ मूल 4 रूपों से हो सकते हैं आपके पास में। ऊंचे बादल पक्षाब, पक्षाब स्तरी और पक्षाब कपासी। मध्य में होंगे जो आपके पास में स्तरी मध्य और कपासी मध्य। और कम ऊंचाई पे होंगे स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ, है ना। और हमेशा जो वर्षा मेघ हैं वो हमेशा बारिश कराते हैं। चलो भाई, अब जब भी बारिश होगी लगातार, है ना, तो बारिश क्या है आपके पास में कि सर इन्हीं बादलों में जो लगातार कंडेंसेशन संघनन की प्रक्रिया हो रही है उसके कारण जो है संघनित जो कण है वो धीरे धीरे पानी की बूंद पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी और बड़ी होती है। और जब तक वो बड़ी रहती है धीरे धीरे और बड़ी होती रहती है। अब बादल जो हैं ज्यादा तो हवा के अंदर जलवाष्प नहीं उड़ा ले सकते। अब पानी की बूंद इतनी बड़ी हो चुकी है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वो उनको रोकने में बादल असफल हो रहा है। तो उसके कारण क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह ऊपर से नीचे जो जलवाष्प है संघनित होने के बाद में मुक्त होकर के बादलों से गिरना शुरू होती है। इसलिए जलवाष्प के संघनन के पश्चात नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यहाँ पे द्रव या ठोस दोनों में हो सकता है। अगर आसपास का तापमान जो है 0 डिग्री से ऊपर से तो बारिश की बूंदों के रूप में गिरेगा, है ना, उसे वर्षा कहा जाएगा। जबकि तापमान 0 डिग्री से कम हुआ तो ये देखो ये वर्षण जो है इसको हिमतुले कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है आपके पास में कि भैया आपकी यहाँ पे क्या हुई? बर्फ बारी हुई है, हिमतुलों के रूप में होती है बारिश आपके पास में, जिसको हिमपात भी कहा जाता है, ठीक है। तो वर्षा क्या होती है? जब तापमान 0 डिग्री से ऊपर हो, 0 डिग्री से नीचे है तो हिमपात कहा जाता है, ठीक है ना। तो नमी षटकोणीय रवों के रूप में नर्म युक्त होती हैं और रवे
हिमतुलों का निर्माण करते हैं। वर्षा और हिमपात की अतिरिक्त वर्षण के दूसरे भी प्रकार होते हैं, जैसे सहमी वृष्टि है, करागपात है। यद्यपि करागपात काफी सीमित मात्रा में होते हैं, है ना, इस समय एवं समय तथा शत्रु दृष्टि को यदा कदा ही होते हैं। चलो भैया, सहमी वृष्टि क्या होगी आपके पास में? सहीम वृष्टि। सहीम वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश। सहीम का मतलब क्या है? सर बारिश भी हो रही है और साथ साथ में देखो आइस क्रिस्टल्स भी गिर रहे हैं। सहीम वृष्टि जो जमी हुई बर्फ जो है आपके पास में, वर्षा की बूंदों के साथ साथ में पिघली हुई बर्फ का जो पानी है वो भी नीचे आता है, और जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत से नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तो वह सहीम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें गर्म हवा से निकलती हैं तो नीचे ठंडी हवा से मिलती हैं। इस परिणाम स्वरूप वे और ठोस हो जाती हैं और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार के बर्फ के रूप में गिरती हैं। इसे सहीम वृष्टि कहा जाता है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ओला पत्थर कहते हैं, ओला वृष्टि कहा जाता है आपके पास में। कि सर बादल से नीचे आई गोलाकार ठोस आइस के रूप में, बर्फ के रूप में, और वही बर्फ जो है पृथ्वी तक पहुंच गया, ओला पत्थर उसको कहा जाता है। ये वर्षा से के जल से बनती है जो ठंडी परतों से गुजरती रहती हैं, और ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की सकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। ठीक है ना। देखो ओला पत्थर कैसे बना, जैसे सपोज सर एक ये बादल है, इस बादल से जो है पानी की बूंद नीचे गिरी, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर, यहाँ पे एक बादल और है ना। अब इसके ये जो अवस्था है ये और बड़ी हो गई, यहाँ पे आकर एक और बादल है यहाँ पे, अब ये अवस्था और बड़ी हो गई आपके पास में, और है ना, तो यही कहीं के वापस नीचे पृथ्वी पे गिरता है ओलो के रूप में, ओलो के रूप में। तो हर लेयर के ऊपर जैसे जैसे जो है इसी बर्फ के गोले के ऊपर और बर्फ ऐड हो गई, नीचे गया और बर्फ ऐड हो गई, फिर इतनी भारी हो जाती है कि वह लगातार क्या करता है आपके पास में, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है ओलावृष्टि के कारण, है ना। कई वर्षा भी होती है, सॉरी फसलें नष्ट हो जाती हैं, और क्या नष्ट हो जाता है, ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट होती हैं और जान माल की हानि भी होती है। अब वर्षा के प्रकार देखा जाए ना आपके पास में, तो वर्षा संवहनीय होती है, पर्वतीय होती है और चक्रवातीय होती है। संवहन हमने कहा था ना, हवा का ऊपर की तरफ उठना, हवाएं ऊपर उठती है, गर्म हवाएं ऊपर जाकर के इनके अंदर की जलवाष्प संघनित हो जाती है और बारिश कराती है ना, बारिश कराती है। इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है। पर्वतीय, जैसे यहाँ पे पर्वत है ना, इस हवाएं यहां से चली ऊपर उठी, इस पर्वत की ठंडी सतह के आसपास में जो है ऊपर उठ करके क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे बादल बना दिया और यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया, है ना। चक्रवाती, फ्रंटल रेनफॉल क्या हुआ, हमने बताया था सर कोल्ड फ्रंट है आपका, है ना, और वार्म फ्रंट है आपका, ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा आपके पास में कि सर फ्रंट जनरेशन होगा। क्या होगा सर, कोल्ड फ्रंट भारी है, वार्म फ्रंट हल्का है, वार्म फ्रंट ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। तो सर इनमें फ्रंट जनरेशन होगा और इस फ्रंट जनरेशन के कारण चक्रवाती मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में। तो हमने चक्रवात भी पढ़े थे, फ्रंट जनरेशन भी पढ़ा था। तो एक तो है सर ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, एक जो पर्वत की सतह के साथ साथ में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाती है तो धीरे धीरे बादल बनते हैं और बादल से बारिश होती है। एक है संवहन, गर्मी के कारण जो गर्म हवा ऊपर उठी, बादल बने और बारिश हो गई, ठीक है ना। तीसरा है सर आपके पास में, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है आपके पास में, तीसरे को नाम दिया था चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती गतिविधि के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवातों के अग्र भागों पर यह वर्षा होती है जब दो असमान घनत्व, तापमान और आर्द्रता वाले द्रव्यमान मिलते हैं, है ना, जैसे कोल्ड और वार्म एयर मास। ये आई गेस अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कुछ ज्यादा बताने को है नहीं, ठीक है ना। तो साइक्लोनिक मूवमेंट के कारण इस लो प्रेशर के चारों तरफ जो है हवा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव होती रहती है। इसको याद रखेंगे, कैन वी रिमेंबर? यस। तो ये सारी चीजें क्लियर। अब संसार में वर्षा का वितरण है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जहां जलवाष्प सबसे ज्यादा है वहीं पे बारिश भी सबसे ज्यादा है, ध्रुवों की तरफ बारिश कम होती है। तो अब ये कह रहा है कि सामान्य तौर पर पे विषुवत रेखा इक्वेटर के आसपास पे ज्यादा बारिश है, ध्रुवों की तरफ कम है, वर्षा की मात्रा ध्रुवों की तरफ धीरे धीरे कम होती है। विश्व में जो तटीय क्षेत्र है महाद्वीपों के, है ना, वहां पे बारिश ज्यादा है। भीतरी भागों पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट के कारण कम हो जाती है आपके पास, भीतरी भागों की अपेक्षा तटों पे वर्षा अधिक है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक है, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण के कारण बादल बनेंगे, वापस महासागरों पे ज्यादा बारिश होती है। तो याद रखना, महाद्वीपों पे ज्यादा बारिश नहीं होती, महाद्वीपों पे जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा महासागरों पे बारिश होती है, ठीक है ना, क्योंकि बारिश
पानी से होती है और पानी का स्रोत महासागर ही। तो विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री है ना, उत्तरी और दक्षिणी दक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत ही अधिक वर्षा होती है ना। पश्चिम की तरफ यह वर्षा घटती रहती है और विषुवत रेखा के 45 से 65 डिग्री के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा पूर्वों की तरफ घटती जाती है। यहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर होते हैं, है ना, कोस्ट के पैरेलल होते हैं, और वहां वर्षा की मात्रा पवनाभूमिक तटीय मैदानों पे अधिक होगी। वह पर्वतीय पवन, मतलब आपके प्रति पवन का क्या मतलब होगा आपके पास में, विंड वर्डनी लीवर्ड साइड है ना, तो छाया वृष्टि क्षेत्र में प्रति पवन दिशा में घटती जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश जो है आपके इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में देखने को मिलेगी, ट्रॉपिक्स के इर्द गिर्द। तो सबसे ज्यादा अगर देखने की कोशिश करें तो वर्षा के वितरण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व को अगर मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों से पहचाना जा सकता है ना। विश्वत वृत्तीय पट्टी या फिर इक्वेटोरियल बेल्ट, फिर है शीतोष्ण प्रदेश टेम्परेट बेल्ट, है ना, जहां पे भी इसके जो पश्चिमी तट है, देखो ये पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट, है ना, ये पश्चिमी तट, यहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है सर आपके पास में, है ना। और यहाँ पे मानसून वाले क्षेत्र भी हैं आपके पास में, ये देखो दीज आर द मानसून एरियाज। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष वर्षा जो है वह 100 से 200 के बीच में होगी। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों की वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। फिर है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग, सेंट्रल वाले रीजन, शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्व भाग, भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है। ठीक है, यह चीज याद रख लीजिएगा, यह चीज याद रख लीजिएगा। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन है सर आपके पास में। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? जलवाष्प, धूल के कण, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वायुमंडल में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए क्या है? सोचो, जलवाष्प ना हो तो बारिश ना हो, है ना, धूल के कण ना हो तो ये जलवाष्प जो है कहीं ना कहीं पानी के अंदर संघनित ना हो, है, ऑक्सीजन ना हो तो सांस ही ना ले पाए। तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वाटर वेपर है, या ये धूल के कण है, या ऑक्सीजन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करो। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? द्रव से कहीं न कहीं जो है सीधा सीधा गैस में बदलना, इसको क्या कहते हैं आपके पास में? वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दिशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? पूरी क्षमता के अनुरूप, है ना, उसकी कैपेसिटी के अनुरूप, तो उसको हम क्या कहते हैं आपके पास में? सब पूरी क्षमता के अनुरूप होती है, संतृप्त हवा हो गई आपके पास में, है ना। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पक्षाब, स्तरी, कपासी और वर्षा मेघ। कौन होगा सबसे ऊपर? पक्षाब सबसे ऊपर होते हैं। चलो, कोई डाउट है तो रीच आउट टू मी, जे सर PW UPSC पे, और PDF और क्लास नोटिफिकेशंस आपको बाकी जानकारी यहाँ मिलेगी जगदीश_जांगिड 123 के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के साथ में, अगली एनालिसिस के साथ में। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। आप अपना फीडबैक जरूर बताएगा। होप यू लाइक दिस क्लास। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू दोस्तों।